Hello students, how are you doing? Hope you are fine and helping your parents in your household works. As you know that we have been doing our question answers, long question answers of the French Revolution. We have done our 4 question answers and now we are on 5th one. Let's start. The question is, would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradiction? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो सार्वभौमिक अधिकार थे उनमें अंतर्विरोध था? तो आंसर है कि ये एक्चुअली जो ये सार्वभौमिक अधिकार दिए गए थे ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर दिए गए थे, अ लार्जर स्केल। ठीक है, तो ये केवल आउटर लाइन को ही डिनोट करते हैं। लेकिन इसीलिए क्योंकि पहली बार इतने बड़े लेवल पे काम ये अधिकार दिए गए थे, इनको प्रोजेक्ट किया गया था, इसलिए इसमें काफ़ी सारे अंतर्विरोध हैं। सबसे पहला तो विरोध यही है कि द राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऐसा है कि वॉज नॉट राइट दैट वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल पीपल, ये सब लोगों को नहीं दिया गया था, क्योंकि ये केवल राइट टू वोट किसको मिला था? केवल जिनकी एज 25 ईयर से अबव थी और जो अपने 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स देते थे। तो इसके अंतर्गत काफ़ी लोग थे, काफ़ी पुअर और वीमेन इसमें नहीं आते थे, जो कि वोट के अधिकार से वंचित रह गए थे। दूसरा आता है कि जो वीमेन हैं, रिगार्डिंग टू वीमेन, इन लोगों को भी राइट टू वोट नहीं दिया गया था और इनके जो वेजेस थे वो मैन के इक्वल नहीं थे, कम थे मैन से, तो इसलिए भी इक्वालिटी का राइट इनको नहीं मिला था। तीसरा आता है कि जो फ्रेंच वॉज पॉपुलराइज एज द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंच बिकमिंग कॉन्कर्स हो गए, क्योंकि हमने भी देखा कि नेपोलियन बोनापार्टा और आगे आगे चलकर कॉन्कर्स हो गए वो लिबरेटर्स की जगह पर। तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्योंकि जो फ्रेंच वॉर थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसका बेस क्या था? लिबर्टी एंड इक्वालिटी। आगे चलकर ये नहीं माना गया। स्लेव ट्रेड एग्जिस्टेड इन फ्रांस टिल 19th सेंचुरी, जो दास प्रथा थी वो भी 19th सेंचुरी तक चली फ्रांस में, और दिस इज़ वेरी क्रूअल प्रैक्टिस। वहाँ पे जो दास थे उनको ह्यूमन भी नहीं समझा जाता था, तो ये भी इक्वालिटी और लिबर्टी के अगेंस्ट जाता है। तो कुल मिला के यही है कि जो यूनिवर्सल राइट्स के जो अधिकार हैं हम इनमें कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन के उदय के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्टा ने अपने आप को एम्परर फ्रांस का घोषित किया था। उसने कॉन्करिंग अपने आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनको कॉन्कर करना शुरू कर दिया था, उनके अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े बहुत सारे, उनको जीतता गया। उसने अपने आप को मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप के रूप में वो देखता था, आधुनिक युग का निर्माता टाइप वो यूरोप में अपने आप को देखता था। उसने बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। डेसिमल सिस्टम उसने लाया। बहुत सारे जो मेजर्स थे वो रिवॉल्यूशनरी उनका इफ़ेक्ट हुआ पूरे यूरोप में और बहुत मॉडर्न उनको माना गया। लेकिन उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके एम्पर बनने के बाद नहीं हुआ, जबकि जब उसका क्राउन ख़त्म, उसे मतलब डिथ्रोन्ड कर दिया गया, एम्परशिप उसकी ख़त्म हो गई, तो इसके जो लॉज थे और इसके जो इफ़ेक्ट हुए उसका काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पूरे यूरोप में हुआ, और लास्ट में वाटरलू की बैटल में वो हार गया। तो अब हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, फिर आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।